मुझे ये शादी नहीं करनी। उस पल जब शादी की रस्में शुरू होने वाली थी, तन्वी ने शादी से साफ इनकार कर दिया। ये क्या बचपना है? सरस्वती जी की आंखों में गुस्सा था। उन्होंने अपनी बेटी को घूरते हुए कहा, सारे मेहमान आए हुए हैं और तुम इस तरह शादी से मुकर रही हो। तो क्यों करूं एक अंधे से शादी? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ यही अंधा ही बचा है? तन्वी ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। उसकी इस बात पर सरस्वती जी का हाथ गुस्से से उठ गया। वह अपनी माँ के इस अचानक बदले रूप को देखकर हक्की बक्की रह गई। खबरदार दोबारा अंधा शब्द का इस्तेमाल किया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो, सरस्वती जी ने गुस्से से कहा। शादी का माहौल तनाव में बदल गया था। सब लोग तन्वी पर गुस्सा थे, लेकिन शायद उसकी गलती भी नहीं थी। उससे ये बात छिपाई गई थी कि उसके महेश मामा का बेटा विराज खुराना देख नहीं सकता। तन्वी हाल ही में विदेश से लौटी थी। वो एक खूबसूरत और आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। विराज की तस्वीर देखकर उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। ये पूरी तरह से एक अरेंज की गई शादी थी, जिसमें विराज से वह कभी मिली ही नहीं थी। विराज अपने फार्म हाउस में ही रहता था। जब शादी का समय आया तो नैना ने उसके कान में ये बात कह दी कि उसका होने वाला पति अंधा है और ये बात उससे जानबूझकर छिपाई गई है। फिर क्या था? उसने भरी महफिल में विराज को अंधा कहकर शादी से इनकार कर दिया। विराज खुराना इस दौरान बाहर था। तन्वी के पिता और चाचा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। विराज का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अंदर जाकर उस लड़की से सवाल करें जिसने उसके अंधेपन का मजाक उड़ाया था। मामा जी, आपने तन्वी को मेरी इस कमजोरी के बारे में नहीं बताया। विराज ने अपने कंधे पर रखे उनके हाथ को पहचानते हुए पूछा। बेटा, वो अभी दीपक जी अपनी बात पूरी कर पाते तभी सरस्वती जी ने आवाज दी। तन्वी शादी के लिए तैयार है। तन्वी सिसक रही थी। सरस्वती जी ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो वह अपनी माँ का मरा हुआ चेहरा देखेगी। ना चाहते हुए भी उसे ये शादी करनी पड़ी। दूसरी तरफ नैना का बदला अधूरा रह गया। नैना घमंडी थी और विराज से उसकी पुरानी दुश्मनी थी। वह तन्वी के जरिए विराज से बदला लेना चाहती थी। मामा जी, तन्वी को इस शादी के लिए मजबूर मत कीजिए। विराज ने शादी से पहले दीपक जी से कहा। नहीं बेटा, उसकी नासमझी के कारण मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता। आने वाले समय में उसे एहसास होगा कि घर वालों का फैसला उसके लिए कितना सही था। उनकी बात सुनकर विराज ने हंठ भी लिए और शादी की रस्में पूरी कर ली। दूसरी तरफ तन्वी, जो अपनी विदाई के वक्त किसी से नहीं मिली, बस रोते हुए विराज खुराना के साथ उसके फार्म हाउस आ गई। अपने माता पिता के गुजरने के बाद विराज खुराना हवेली में कम ही आता था। यही वजह थी कि तन्वी को उसके अंधेपन के बारे में पता नहीं चल पाया। 2 घंटे का सफर करने के बाद गाड़ी फार्म हाउस में दाखिल हुई। फार्म हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कोई रोशनी थी और ना ही कोई लाइटें जगम रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी। तन्वी गाड़ी में बैठी उस फार्म हाउस का नजारा देख रही थी। तभी खुशबू में लिपटा विराज उसके पास से गुजरता हुआ गाड़ी से उतर गया। तन्वी, बाहर आ जाओ। उसने महसूस किया कि वह मूर्ति की तरह बैठी हुई है। तन्वी एकदम से चौंक गई। उसे कैसे पता कि मैं गाड़ी से नहीं उतरी? हैरानी से वो गाड़ी से नीचे उतर गई। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ विराज के पास आया और उसे एक छड़ी थमा दी, जिसकी मदद से वो अकेला ही अंदर की तरफ बढ़ने लगा। तन्वी खुद पर काबू रखते हुए उसके पीछे अंदर चली गई। फार्म हाउस बहुत खूबसूरत था। वह एक पल के लिए उसमें खो गई। यहाँ से बाई तरफ जाए, आपका कमरा है। अचानक विराज की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो फिर से चौंक गई। मेरा कमरा। इतनी देर में पहली बार वह बोली। उसकी आवाज सुनकर विराज चौंक गया। इस वक्त उसने काला चश्मा पहना हुआ था, जिससे उसकी आंखें छिपी हुई थी। जी, आपका कमरा। इतना कहकर वो दूसरी तरफ चला गया। क्या हम अलग अलग कमरों में रहेंगे?
वो अचानक उसके सामने आकर पूछने लगी। विराज एकदम चुप हो गया, जैसे उसकी बात का मतलब समझना चाह रहा हो। मुझे नहीं लगता कि आपको एक अंधे की बैसाखी बनकर चलना पसंद होगा। प्लीज आप उस तरफ जाएं। रात बहुत हो चुकी है, वह सपाट लहजे में बोला और सीढ़ियां चढ़ने के लिए आगे बढ़ गया। अगर इतनी ही हमदर्दी थी तो शादी के समय इनकार कर देते। अब ये नाटक करने की क्या जरूरत है? तन्वी गुस्से में बोली। विराज के कदम फिर से रुक गए। कुछ कारणों की वजह से मैं इनकार नहीं कर सका, जैसे आप नहीं कर सकी। लेकिन मैं आप पर जबरदस्ती अपना हक नहीं जताऊंगा। मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। आपको यहाँ किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। मुझे आदत नहीं अकेले रहने की। तन्वी की रुंध हुई आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए खामोशी छा गई। तो फिर आप क्या चाहती हैं? वो आखिर में उसके दिल तक ना पहुंच सका तो उसी से पूछ लिया। कुछ नहीं, वह गुस्से में बोली और अपना लहंगा संभालती हुई बाई तरफ चली गई, जहां विराज ने उसे जाने के लिए कहा था। चूड़ियों की खनक और उसकी खुशबू के अचानक गायब होने से वो समझ गया कि तन्वी जा चुकी है। वह भी अपने कमरे की ओर बढ़ गया। तन्वी कमरे में आते ही दरवाजे से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या पहली रात दुल्हन का स्वागत ऐसे किया जाता है? वो हिचकियों के साथ रोते हुए उठी और कमरे को एक अनजान नजर से देखा। एक अजीब सा डर उसकी नसों में उतर गया। उसे अकेले रहने की आदत नहीं थी। जिंदगी का दूसरा पड़ाव ऐसा होगा, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक उसका दिल घबराने लगा। इतने बड़े कमरे में अकेलापन उसे काटने को दौड़ रहा था। विराज भले ही देख नहीं सकता, लेकिन है तो इंसान ही ना। वो मेरा पति है, फिर क्यों अलग कमरा? मैं नहीं रह सकती अकेले। वो कमरे से डरकर बाहर निकली और अंदाजे से कॉरिडोर से होते हुए दूसरी तरफ चली गई। उसे कोई नौकर भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ये खूबसूरती उसके लिए थी जो उसे देख नहीं सकता था। इस ख्याल से वह फिर उदास हो गई। उसने हिम्मत की और एक बड़े कमरे का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही उसे लगा कि वह किसी स्वर्ग में आ गई है। हर तरफ खूबसूरत गुलाब के फूलों की लड़ियां लगी थी। हर कोने में रंगीन लाइटें तारों की तरह टिमटिमा रही थी। लाल और सफेद गुलाब की महक कमरे को स्वर्ग जैसा बना रही थी। छत से लटके फूलों के गुच्छों ने माहौल को और भी दिलकश बना दिया था। फूलों से सजे बिस्तर को देखकर वह पलके झपकना भूल गई। जब वह कमरे के बीचों बीच आई तो ऊपर झूलता हुआ शानदार झूमर उस पर अपनी किरणें बिखेरने लगा। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग की कोई परी रोशनी के घेरे में उतर आई हो। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और वह तुरंत पलट गई। विराज नहाकर एकदम तरोताजा उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों पर चश्मा नहीं था। तन्वी ने ध्यान से देखा। उसकी आंखें गहरी और हरे रंग की थी, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। विराज का व्यक्तित्व किसी को भी मोहित कर सकता था। चेहरे की सख्त लकीरें उसके व्यक्तित्व को और रहस्यमयी बना रही थी। आंखों की रोशनी न होने के बावजूद उनकी गहरी बनावट और आकर्षक अंदाज दिल को छू लेने वाला था। उसके होठों पर छाई गंभीरता और चेहरे पर नरमी का भाव उसे एक सम्मानित और प्रभावशाली इंसान बना रहा था। उसे देखकर तन्वी की धड़कन रुक गई। कुछ चाहिए आपको? अगले ही पल विराज की आवाज सुनकर तन्वी होश में आई। मुझे अकेले कमरे में डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तन्वी ने सफाई दी। ठीक है, आप यही रह सकती है। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए दूसरा कमरा तैयार करवाया था। मेरी चिंता मत कीजिए आप। वो एकदम सख्त लहजे में बोली। मैं खुद कर लूंगी। मुझे कपड़े बदलने हैं। उसने बात का रुख बदल दिया। ड्रेसिंग रूम उस तरफ है। विराज ने बिना बहस किए उसे बताया और बिस्तर की तरफ बढ़ गया। वह कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन कमरे में फूलों की भी खुशबू फैली हुई थी और अब एक औरत का वजूद भी उसके पास था जो उसकी बीवी बन चुकी थी। विराज 29 साल का खूबसूरत जवान मर्द था। उसके भी नाजुक जज्बातों को लेकर बहुत सारी ख्वाहिशें थी।
शायद आम मर्दों से भी ज्यादा आंखों की रोशनी जाने के बाद वह बिल्कुल चुप हो गया था, जैसे जिंदगी से उसका रिश्ता ही टूट गया हो। पर दीपक मामा जी ने हमेशा उसे अपने बच्चों की तरह प्यार दिया, मान-सान दिया और आज अपना जिगर का टुकड़ा भी उसे दे दिया था। उसने बिस्तर से पीठ टिकाकर आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद उसे खटखट की आवाज सुनाई दी, जैसे वह उसके ही कमरे में हो। तन्वी अपने गहने उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर जोर जोर से पटक रही थी, जैसे तन्वी अपना सारा गुस्सा उस पर उतार रही हो। विराज जैसा समझदार इंसान ये ना समझे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसे तैयार किया है जैसे इस आदमी ने मेरी तारीफों के पुल बांध देने हैं। एक साधारण से जोड़े में विदा कर देते तो क्या फर्क पड़ जाता। कानों से झुमके उतारते हुए वह लगातार बड़बड़ा रही थी। विराज खुराना सिर झुकाए बिस्तर पर बैठा, आधी खुली आंखों से उसकी बड़बड़ाहट सुन रहा था। अगले ही पल तन्वी ने अपना भारी दुपट्टा उतारकर एक कुर्सी पर रख दिया। विराज ने अपनी गर्दन सीधी की। एक पल के लिए तन्वी को लगा कि उसकी नजरें उसी पर टिकी है। उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वह तो देख नहीं सकता। राहत की सांस लेते हुए उसने बालों से जुड़ा खोला और अपने घने रेशमी बालों को खोल दिया, जो उसकी पीठ पर फैल गए। मेरी ड्रेस कहाँ है? वह अपने लहंगे को हल्का सा उठाकर उसके पास आती हुई पूछ रही थी। अपनी खूबसूरती बिखेरती हुई वह बेहद आकर्षक लग रही थी। अगर विराज खुराना उसे देख पाता तो शायद खुद पर काबू न रख पाता। अलमारी में सब कुछ है, विराज ने जवाब दिया। तन्वी ने गहरी सांस ली, अलमारी खोली और रात में पहनने के लिए एक आरामदायक ब्रास निकाली। उसी समय उसकी नजर उन नाइटीज पर पड़ी जो बहुत ही बोल्ड थी। उसने अलमारी के पीछे से विराज की तरफ देखा। वह अभी भी सिर झुकाए बैठा था। उन नाइटीज को देखकर उसके कान लाल हो गए थे। अरे बाप रे, कितनी अजीब नाइटी है ये। पर इनका क्या फायदा? साहब तो देख नहीं सकते, तो फिर इन्हें लिया क्यों? वो बुरी तरह से परेशान हो गई और जोर से अलमारी बंद करके ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। यही बदल लो। अचानक अपने पीछे से आवाज सुनकर तन्वी के कदम रुक गए। उसने मुड़कर उस तरफ देखा तो उसकी नजरें अपने हाथों पर थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्यों यहाँ क्यों बदलूं? मैं वहाँ जाकर बदलूंगी, उसने भी कड़वे लहजे में जवाब दिया। विराज को उसका अंदाज बहुत अलग लगा। कहीं भी बदल लो, तुम्हारी मर्जी, मुझे कौन सा तुम्हें देखना है। अब की बार विराज की नजरें उस पर थी और तन्वी को फिर से लगा जैसे वह उसे देख रहा हो। उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन उसकी हरी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। उसकी नजरों को खुद पर महसूस कर तन्वी के पूरे शरीर में एक करसा दौड़ गया। बिना कुछ कहे वह ड्रेसिंग रूम में चली गई, लेकिन उसने दरवाजा बंद नहीं किया। कुछ देर बाद जब वो कमरे में वापस आई तो वहाँ अंधेरा था। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? वो अंदाजे से बिस्तर के पास जाकर अंधेरे में ही अपने पति जैसी अनोखी हस्ती को घूरने लगी। प्लीज लाइट ऑन कर दो, वह परेशान थी। क्या हुआ? वह साइड लैंप ऑन करता हुआ उसकी तरफ मुड़ा। मुझे अंधेरे से डर लगता है, लाइट ऑन ही रहने दो। वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है, लाइट ऑन हो या ऑफ? वह तेजी से बोली और अपना दुपट्टा एक तरफ रखकर उसके बगल में लेट गई, जैसे उसे कुछ बता रही हो। उसे लगा कि वह कुछ ज्यादा ही बोल गई है, लेकिन विराज के चेहरे पर नाराजगी का कोई भाव नहीं था। तुम यहाँ मेरे साथ सोगी? विराज ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उससे एक और सवाल कर दिया। तो कहीं और जाकर सोऊं? बता दीजिए कि मेरी जगह कहाँ है। एक तो शादी के लिए थप्पड़ भी खा लिया, ऊपर से मुझे यहाँ आपके साथ भेज दिया। क्या आप जानते हैं कि मैं अकेली नहीं रह सकती? मुझे डर लगता है, मैं कभी अकेली नहीं सोई। और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं? वो रोते हुए बोली। विराज तो सवाल करके पछताया था। उसे इतने लंबे जवाब की उम्मीद नहीं थी। चुपचाप सो जाओ। यही वो वापस तकिए पर सिर रखकर आंखें बंद कर अपना हाथ आंखों पर रखकर लेट गया। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। वो अपनी जुबान जो कुछ देर पहले संभाल कर आई थी, अब एकदम बेलगाम हो गई थी। यही वो बात थी जिसने सबको डरा रखा था कि विराज खुराना का गुस्सा बहुत सख्त है। सबने उसे समझाया था कि उसके सामने जुबान खोलने से पहले वो 100 बार सोचे, लेकिन यहाँ तो सभी उल्टा था। वो तो जो भी बात कर रही थी, विराज का जवाब शांत और सुकून भरे अंदाज में आ रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर तन्वी वापस अपने असली रूप और अपनी असल टोन में आ गई। उसने तकिए पर सर रखा और करवट लेकर उस महान हस्ती को देखा जो आज उसके पति के रुतबे पर था। तभी विराज ने भी तन्वी की तरफ करवट ली और तन्वी का दिल धक से रह गया। उसका चेहरा तन्वी के कंधे के बिल्कुल पास था और तन्वी की तो सांस ही रुक गई, जबकि विराज की आंखें बंद थी। वो उसे बस देखे जा रही थी। खूबसूरती जैसे किसी एक इंसान पर आकर खत्म हो गई थी। वह बेइंतहा आकर्षक मर्द था। काश उसकी आंखों की रोशनी भी होती तो वह कितना अच्छा होता। उसने सोचा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा हैंडसम मर्द आज तक नहीं देखा। तन्वी भी उसकी तरफ करवट लेकर उसके चेहरे से कुछ दूरी पर अपना सर तकिए पर रखे उसे देखते देखते आंखें बंद कर गई और कब गहरी नींद में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। धीरे से विराज की आंखें खुली। वो तन्वी की सांसों की गर्माहट अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विराज खुराना, जिसका मुस्कान से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, आज वह मुस्कुराया भी तो एक छोटी सी लड़की की खट्टी मीठी बातों पर। अगर तन्वी उसे मुस्कुराते हुए देख लेती तो वो पूरी तरह से अपना दिल हार जाती। हर वक्त का रोना और सिसकना अच्छा नहीं लगता। समझाओ अपनी बेटी को। आलोक जी ने गुस्से से नैना को देखते हुए कहा, मम्मा मुझे विराज चाहिए। वह रोते हुए बोली, देखो नैना, जब सबने तुम्हारा रिश्ता उससे तय करना चाहा, तब तुमने मना कर दिया कि तुम्हें मयंक पसंद है। विराज को छोड़कर तुमने मयंक से सगाई कर ली। अब जब मयंक विदेश जाकर सेट हो गया और उसने वहाँ किसी और से शादी कर ली, तो तुम विराज की तरफ वापस मुड़ना चाह रही हो। तो कर देते ना मेरी विराज से शादी। जब मैं वापस पलटी थी तब कौन सा उसका रिश्ता तय हो गया था। नैना ने बात काटते हुए कहा, हाँ तब भी तुम्हें ही तो ऐतराज था कि वो अंधा है। मुझे अंधे से शादी नहीं करनी। तुमने कहा था तो हम क्या करते। अब वो तुम्हारा इंतजार करने से तो रहा। तन्वी ने भी तो ऐन वक्त उससे शादी करने से मना कर दिया था, लेकिन उसे तो सबने जबरदस्ती विराज के साथ शादी करके विदा कर दिया। क्या आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते थे? मुझे समझा नहीं सकते थे? कैसे माँ बाप हैं आप? लो, ये सुनना ही बाकी रह गया था। कावेरी, तुम्हारी बेटी हद से ज्यादा जिद्दी हो गई है। बेहतर होगा कि तुम इसे लगाम दो। अगर इसने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब इसे समझा दो। अपने दिमाग से विराज के नाम का भूत उतार दे। अब वह किसी और का हो गया है। आलोक जी अपनी बात कहकर वहाँ से बाहर निकल गए। नैना अपनी माँ की तरफ मुड़ी। नहीं भुला सकती उसे। मुझे लगा वो पहले जैसा नहीं रहा, पर वो आज भी वैसा ही है, बेहद हैंडसम। मुझे वह चाहिए। मम्मा, मैं उसके अंधेपन को संभाल लूंगी, पर मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वह मेरे अलावा किसी और से रिश्ता जोड़े। अच्छा, विराज के लिए तुम ऐसी भावनाएं रख रही हो, तो मयंक के बारे में क्या ख्याल है, जो था ही तुम्हारी पसंद का? उसने तो विदेश जाकर शादी भी कर ली और सुना है कि बहुत जल्द उसके यहाँ खुशखबरी भी आने वाली है। वहाँ तुम्हारी ही भावनाएं क्यों नहीं जागती? कावेरी जी ने अपनी बेटी को ताना मारा, क्योंकि उसकी जिद पूरे परिवार में मशहूर थी और इस वक्त तो उसकी बेटी ने सबके सामने उनका सिर झुका दिया था, विराज के साथ शादी करने से मना करके। मैं नहीं जानती मम्मा, लेकिन यही सच है। मयंक के लिए मुझे ये फीलिंग्स महसूस ही नहीं हुई जो विराज के लिए हो रही हैं। इसका तो मतलब यही है ना कि मैं विराज से सच्चा प्यार करती हूँ, और इसका एहसास मुझे अब हो रहा है। प्लीज आप मेरी मदद करें। और क्या? कावेरी ने अपनी बेटी की तरफ तीखी नजर से देखते हुए पूछा, क्या कहना चाहती हो तुम? अभी कल ही तो उनकी शादी हुई है
और आज तुम ये बकवास कर रही हो। उन्होंने गुस्से में अपने शब्द चुने। मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, नैना, जो तुम्हारे पापा कह गए हैं उसे गांठ बांध लो। हम अब और बदनामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुद पर काबू रखो। वो गुस्से में उसे समझाती उसका हाथ झटक कर कमरे से बाहर चली गई। नैना अपने आंसू बहाती हुई अकेली रह गई। अंदर से वो बहुत बेचैन थी। अगली सुबह जब विराज की आँख खुली तो एक पल के लिए वो वही रुक गया, जैसे वो भूल गया हो कि कल रात उसकी शादी हुई थी। दूसरी तरफ तन्वी उसके बिल्कुल करीब उससे सटकर सोई हुई थी। उसकी मौजूदगी ने विराज के दिमाग का फ्यूज हिला दिया था। उसने तन्वी को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वो और भी उससे चिपक गई। विराज की धड़कनें तो जैसे रुक ही गई थी। ये लड़की पूरी आफ थी। उसकी धीमी सांसों की गर्माहट उसके शरीर की खूबसूरती को उभार रही थी। जब वह उसके सीने से सटी तो विराज का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। वह देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस तो कर रहा था। वह उसकी ओर मुड़ा, उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखा और उसे हल्के से ऊपर खींचा, जिससे वो पूरी तरह उसकी बाहों में आ गई। अपना चेहरा उसके सीने में छुपाए। वो अभी भी गहरी नींद में थी, जबकि विराज आंखें बंद करके अपनी बीवी की खूबसूरती को महसूस करते हुए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा था। उसने आंखें बंद करके ही उसकी कमर के चारों ओर अपने दोनों हाथ रखे और उसकी नाजुक कमर को अपनी मुट्ठियों में भरा तो एक पल के लिए विराज को लगा कि न जाने कौन सा खजाना उसके हाथ लग गया है। उसने अपने नीचे के होठों को दांतों तले दबाया और उसकी नाजुकता को अपने सीने में महसूस करता हुआ मधोशी की हालत में जा रहा था कि अचानक ही तन्वी करवट बदलने लगी। उसके सीने पर लेटने से उसकी सांस थोड़ी अटक रही थी। वह करवट बदलती हुई आंखें खोलकर अपने पास सोए विराज को देखने लगी। पल भर के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये इंसान कौन है। वो भूल ही गई थी कि उसकी शादी हुई है। आप कौन हैं? उसने अपना चेहरा अपने हाथों से सहलाते हुए आधी खुली आंखों से पूछा, जिससे विराज की आंखें खुल गई। तन्वी खुद तो जाग गई थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी सुन्ना था। उसे ये भी एहसास नहीं था कि उसने सामने वाले को अपना आप अच्छे से महसूस करवा दिया है। विराज की खुली आंखें देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें तन्वी के पूरे शरीर का एक्सरे कर रही हो। वह झट से पीछे हटकर उठकर बैठ गई। बुरी तरह शर्मिंदा होते हुए उसने पास पड़ा दुपट्टा उड़ा और खड़ी हो गई। विराज भी अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपनी बढ़ती हुई फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता हुआ उठा। नींद में कब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए, तन्वी को तो याद ही नहीं आ रहा था। वो शर्म से नजरें झुकाकर बाथरूम में घुस गई, जबकि विराज अपने दिल पर हाथ रखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। आज शहर के सबसे बड़े होटल में विराज और तन्वी का रिसेप्शन था। दोनों की जोड़ी की खूब तारीफ हुई। नैना तो दुखी सी वहाँ स्टेज पर आई और उन दोनों को साथ देखकर अंदर ही अंदर जल उठी। तन्वी का खिलता चेहरा सारी कहानी बयान कर रहा था कि वह एक हो गए हैं। कल के मुकाबले आज तन्वी के चेहरे पर उदासी नहीं थी। वो जैसे विराज के साथ खुश थी। खुश क्यों ना होती, आखिर इतना हैंडसम और स्ट्रांग हस्बैंड मिला था उसे। देख नहीं सकता था, लेकिन बाकी सब कुछ तो कर ही सकता था। नैना मन ही मन में फालतू बातें सोचती तन्वी को देखे जा रही थी। बहुत खुश हो, लगता है रात को खूब डोज मिला है उस अंधे से। विराज छड़ी के सहारे उठकर नीचे उतर गया था। तभी नैना ने ताने मारने शुरू किए। तन्वी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। नैना, आप भी अपनी जुबान से थोड़ा मीठा बोल लिया करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नैना गुस्से में बोली, अब क्या गलत कह दिया मैंने? वैसे मुंह दिखाई में क्या मिला? उस अंधे ने मुंह दिखाई में कुछ दिया ही नहीं होगा। डेफिनेटली जब मुंह देख ही नहीं सकता तो मुंह दिखाई कैसे देता? नैना का एक और ताना तन्वी के दिल में चुभ गया। वो बस नैना को देखती रह गई। उसके दिल, जुबान और आंखों में कितनी नफरत भरी थी। मुंह दिखाई नहीं दी क्योंकि वो मेरा मुंह देख नहीं सके,
लेकिन उन्होंने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। अपनी बेदर्द मोहब्बत से मुझे बेहाल कर दिया। सुबह बाथरूम में भी रोमांस किया। मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कि वो देख नहीं सकते। उनका अंदाज तो मुझे बस शर्माने पर मजबूर करता रहा। तन्वी की बातें सुनकर नैना के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। वो जल भूनकर उसके पास से उठ गई। आ गई मुझे बातें सुनाने वाली। तन्वी ने मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ देखा तो अपने पास विराज को देखकर उसकी दिल की धड़कन थम सी गई। उन्होंने कुछ सुना तो नहीं सुना होगा। चेहरे से तो नहीं लग रहा। वो खुद को तसल्ली दे रही थी। क्या वो नहीं जानती थी कि उसका पति अंधा है, बहरा नहीं। आज तन्वी के मायके में खूब चहल पहल थी। तन्वी पगफेरे की रस्म के लिए आई थी। अब 1 हफ्ता हो गया था। वह यही थी। उसका यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वही विराज ने भी एक बार भी उसे वापस आने को नहीं कहा था। ऐसे में आज दीपक जी ने उसे घर पर डिनर पर बुलाया था। वह तन्वी को उसके साथ वापस भेजने का मन बना लिया था। जो भी था, अगर विराज बोलता नहीं था तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि उसके सब्र का इम्तिहान लिया जाए। काफी देर तक वे दोनों अकेले स्टडी रूम में बैठे रहे। खाने में अभी भी वक्त था। तन्वी नजर बचाकर अपने पापा के स्टडी रूम से निकलते ही खुद स्टडी रूम में घुस गई। सामने ही विराज बैठा था, जो उसके कदमों की आहट से ही उसे पहचान गया था। मिस्टर विराज, मेरी बात सुने। मुझे आपके फार्म हाउस नहीं जाना। वह सुनी जगह जहाँ कोई बात करने वाला नहीं है। प्लीज आप भी यहीं शिफ्ट हो जाए, वरना मुझे यहीं रहने दे। वो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर मासूमियत से बोली, और ये देखकर विराज मदहोश हो गया। हम आज वापस जाएंगे तन्वी, अब वही तुम्हारा घर है। विराज की बेहद गंभीर आवाज पर वो हंठ दबाकर बोली, एक पति अपनी बीवी की बात भी तो सुन लेता है ना। वह नाराज होकर बोली। तभी विराज खड़ा होकर उसके करीब आया। जिस दिन बीवी बनोगी उस दिन सुन भी लूंगा, धीरे से उसके कान में कहकर वो स्टडी रूम से बाहर निकल गया। जबकि उसकी बात सुनकर तन्वी का दिल जोरों से धड़का और फिर वही हुआ। दीपक जी ने तन्वी को रात के खाने के बाद वापस भेज दिया। वो बेहद खराब मूड के साथ घर में घुसी। सब कुछ उतार कर फेंक रही थी। पहले सैंडल उतारी, दोनों उछालकर दूर फेंक दी। फिर शॉल और दुपट्टा उतार कर पटका। अपने सलीके से बंधे बालों को झटके से खोलते हुए वह बिस्तर पर गुस्से से बैठ गई और अब विराज को घूर रही थी, जो बहुत धीरे धीरे कदम उठाकर अंदर पहुंचा था। अपना चश्मा उतार कर एक तरफ रखा। अब वो घड़ी उतार कर ड्रॉ में रख रहा था। आप बहुत बुरे हैं मिस्टर विराज खुराना। वह उसकी तरफ मुड़कर गुस्से से बोली, धीरे बोलो, बहरा नहीं हूँ मैं। वही उसका नॉर्मल अंदाज था। हाँ जानती हूँ, बहरे नहीं हैं आप, अंधे हैं। वो गुस्से से खड़े होकर बोली। कुछ ज्यादा ही तीखे शब्द इस्तेमाल कर गई थी कि एक पल के लिए विराज के शर्त खोलते हाथ रुक गए। तन्वी को भी एकदम अपने कड़े शब्दों पर झटका लगा। वो ऐसी तो नहीं थी। फिर कैसे उसके मुंह से ये फालतू बकवास निकल गई? जानता हूँ, अंधा हूँ, बताने की जरूरत नहीं थी। उसने अब की बार गुस्से में अपनी शर्ट उतार कर दूर रखी, कुर्सी पर फेंक दी और बाथरूम में बंद हो गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? तन्वी ने विराज का दिल दुखा दिया। अगर वो देख नहीं सकते तो ये भगवान की मर्जी है। किसी को उसकी कमी की वजह से ऐसे बातें सुनाना बहुत बड़ा गुनाह है। तन्वी की आंखें भीगने लगी। वह बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन विराज बाहर ही नहीं आ रहा था। जिस दिन तुम मेरी बीवी बनोगी उस दिन तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया था। वो अभी सोच ही रही थी कि विराज बाहर निकला। उसने एक बाथरोब पहना हुआ था। उसकी मर्दाना चौड़ी छाती और मजबूत शरीर बाथरोब में भी साफ दिख रहा था। वो वाकई एक स्ट्रांग आदमी था। वो अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था और तेजी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। एक पल के लिए तन्वी को लगा जैसे वह देख सकता है, लेकिन नहीं, वह देख नहीं सकता। फिर इतनी तेजी से वह कैसे चल सकता है? पहली बार तन्वी को उस पर शक हुआ।
वो बाहर आया तो उसने नाइट ग्रास पहनी हुई थी। बिना तन्वी की तरफ देखे वो बिस्तर की ओर बढ़ा और लाइट बंद कर दी। तन्वी भी उसके पास आकर बैठ गई, जो सोने के लिए लेट चुका था। मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। वो उसके बहुत पास होकर माफी मांग रही थी, जबकि विराज बिल्कुल खामोश था। तन्वी उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे हिलाने लगी। तन्वी सो जाओ, रात बहुत हो गई है, उसने बिना आंखें खोले जवाब दिया। नहीं, पहले मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई। मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया। ये सच ही तो है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। मुझ में ये कमी है और मैंने मामा जी को मना भी किया था कि वह तुम्हारी जिंदगी खराब ना करें, मुझ जैसे अंधे के साथ शादी करवाकर। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। नहीं विराज, ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे हो। मुझसे गलती से मुंह से निकल गया। मेरा इरादा नहीं था आपका दिल दुखाने का। प्लीज माफ कर दो, प्लीज प्लीज सो जाओ। तन्वी, रात बहुत हो गई है। वह दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया तो तन्वी उसके और करीब हो गई। जब तक आप माफ नहीं करते मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके प्यारे अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया। ठीक है, माफ किया, अब सो जाओ। उसकी बात सुनकर तन्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज छोड़ो मुझे, मेरा हाथ टूट जाएगा। तोड़ना ही तो है। उस आदमी ने बेरमी से सामने रस्सियों से बंधे आदमी की कलाई मोड़ी की तड़प कर कुछ टूटने की आवाज आई। पूरा तहखाना चीखों से गूंज उठा और यही चीखें उस आदमी को सुकून दे रही थी। बताओ, अपने दूसरे साथी का पता नहीं तो ये हाथ भी तोड़ दूंगा। प्रकाश ठाकुर जख्मों से छूर वो आदमी बेहोशी में बड़बड़ाया। तन्वी विराज से इजाजत लेकर कुछ दिन अपने मायके रहने आई थी। आज उसकी वापसी थी, वह भी विराज के लिए एक सरप्राइज वापसी। अपनी माँ से विराज की सारी सच्चाई जानकर वो अपना दिल उसके लिए धड़कता हुआ महसूस करने लगी थी। एक कार दुर्घटना में उसके माता पिता की मौत हो गई थी और उन्हीं को बचाते हुए उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसकी आंखों में कांच चुभ गया था, जिसकी वजह से वह देखने की क्षमता खो बैठा था। इस घटना को 16 साल हो चुके थे। विराज का इलाज होता रहा और उसकी 3 सर्जरी भी हुई, लेकिन अभी तक कोई खास नतीजा नहीं निकला था। इन बातों से तन्वी के दिल में विराज के लिए हमदर्दी और प्यार की फीलिंग्स पैदा हुई थी। वो बहुत अकेला है तन्वी, वो मुझे मेरे सभी बच्चों से ज्यादा प्यारा है। 4 साल से बिखरा हुआ है, उसे समेट लो। तन्वी मेरी बच्ची। उसकी सगी माँ उससे ज्यादा विराज को महत्व दे रही थी। इस बात ने भी उसे काफी सोचने पर मजबूर कर दिया था। वह मन ही मन विराज से बातें करती हुई फार्म हाउस लौट आई थी। नौकरानी से पता चला कि विराज किसी जरूरी काम से गया हुआ है। जब से विराज तन्वी को ब्याह कर फार्म हाउस लाया था, तब से उसने एक नौकरानी सीमा को रखा था, ताकि तन्वी को अकेलापना महसूस हो। विराज की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर तन्वी आज अच्छे से तैयार हुई और उसका इंतजार करने लगी। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसका दिल धड़क उठा, ये जानते हुए भी कि वह उसे नहीं देख सकता। फिर भी वो अच्छे से तैयार हुई थी। वह रात काफी देर तक जागकर उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। हारकर उसने गुस्से में अपने कपड़े बदले और एक नाइटी पहन ली। नाइटी पहनते हुए उसे बहुत शर्मा, लेकिन एक तरह से उसका मन शांत था कि विराज उसे इस हालत में नहीं देखेगा। उसने सोचा क्यों ना अपनी पसंद पूरी कर लूं। उसने एक काले रंग की नाइटी पहनी थी जो घुटनों तक आती थी और उसके ऊपर रेशम का जालीदार ऊपरी हिस्सा था। इसमें वह एक अप्सरा लग रही थी। बिस्तर पर लेटकर वो विराज की जगह को छूती रही और उसके ख्यालों में खोई खोई सो गई। रात के 2 बजे विराज घर में दाखिल हुआ। उसके कपड़ों पर खून लगा था। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा और डर था, जैसे वह रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देगा। वह तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसे नहीं पता था कि तन्वी वापस आ चुकी है या नहीं, लेकिन इस हालत में वह कमरे में नहीं जा सकता था।
अपने खास कमरे में जाकर उसने अपनी शर्ट उतारी और जमीन पर रख दी। उसने अपने चेहरे और छाती को देखा जहां चाकू के जख्म का निशान था। वो अपने जख्मों को अच्छे से साफ किया और उस पर एंटीसेप्टिक लगाकर नहाने गया। नहाकर वो तौलिया लपेटे हुए बाहर निकला। यहाँ उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने उस कमरे को बंद किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे में छोटी लाइट्स जल रही थी। वो एक पल के लिए चौंक गया। उसकी नजरें बिस्तर पर गई और उस अप्सरा पर रुक गई जिसने काले नाइटी में पूरे कमरे का माहौल ही बदल दिया था। विराज का हाथ अपने बिना कपड़ों वाले सीने पर दिल की जगह पर चला गया, जो बहुत धीरे धीरे धड़क रहा था। वह धीरे धीरे कदम उठाता हुआ बिस्तर के पास आया और खड़ा हो गया। वो बहुत गहरी नजरों से गहरी नींद में सोई हुई तन्वी को सिर से पांव तक देखने लगा। उसकी सुडौल टांगों से उसकी नजरें ऊपर आई, जिससे विराज के दिल के अंदर भावनाओं का एक ना खत्म होने वाला तूफान उमड़ पड़ा। तभी तन्वी ने करवट बदली। अब पूरा नजारा साफ दिख रहा था, तो विराज को खुद पर काबू रखना सबसे मुश्किल काम लगा। वो घुटनों के बल बिस्तर पर उसके पास आया और मखमली नजरों से फिर से उसे पूरा देखने लगा। इतनी खूबसूरती पूरी एक ही अप्सरा में हो सकती है। भगवान ने औरत को कितनी खूबसूरती से बनाया है और मेरी बीवी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। थोड़ा उसके आगे झुका, अपने होंठ उसके माथे पर रखे और आंखें बंद कर ली। ठंडे होठों का स्पर्श मिलते ही तन्वी के शरीर में एक सिहरन हुई, लेकिन फिर वो नींद में खो गई। विराज यहाँ कहाँ रुकने वाला था? अब तो वो बहकता जा रहा था। कुछ पल पहले जहाँ उसका दिमाग गर्म था, अब उसमें जरा भी सख्ती का नामो निशान नहीं था। इस कोमल शरीर ने उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो उसके गालों पर प्यार भरा स्पर्श छोड़ता, अपने हाथों से उसके शरीर को महसूस करता, गहरी सांस लेता था। अचानक ही वह बिना उस पर वजन डाले उसके ऊपर झुक गया। वह अपने शरीर को उसके साथ मिलाकर बहकता जा रहा था। तभी एक तेज खुशबू ने तन्वी की इंद्रियों को जगा दिया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और खुद पर झुके विराज को देखकर दंग रह गई। वो बहुत ही प्यारी नजरों से उसे देखे जा रहा था। उसके देखने से एक पल के लिए तन्वी का दिल जोर से धड़का। उसकी सांसें गहरी हुई और दिल की धड़कन बढ़ गई। वो उसकी होठों पर ध्यान लगाए बिना पलकें झपकाए उसे देखे जा रहा था। उसका बिना कपड़ों वाला मजबूत सीना देखकर वो कांप उठी थी। उसके चौड़े शरीर में तन्वी बिल्कुल छिपसी गई थी। बहुत खूबसूरत। वो उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखता गहरी सांस लेते हुए बोला। अपने प्यासे होंठ उसकी गर्दन से जोड़कर वो उन्हें अपने होठों में दबा गया। तन्वी एकदम बुरी तरह से सहर उठी और घबरा गई। क्या हुआ बेबी? तुम तो बहुत घबरा रही हो। ये सारी तैयारी तो मेरे लिए ही थी ना? वह शरारत भरी मुस्कान के साथ बोलते हुए उसके होठों को अपने होठों से छू रहा था। प्लीज पीछे हटें, कुछ भी नहीं है। अगले ही पल वो उसे पीछे हटाकर उठकर दूर खड़ी हो गई। विराज ने खुद ही अपनी पकड़ ढीली कर दी थी, जब वो तुरंत उसकी पकड़ से निकल गई। अपनी नाइटी ठीक करती हुई वो लाइट ऑन करने लगी। मत ऑन करना, उसने एकदम उसे टोक दिया। वह सहम कर वहीं रुक गई। विराज नहीं चाहता था कि वह उसके शरीर पर लगे घावों के निशान देखे। आपने शर्ट नहीं पहनी। वह जैसे ही हकलाई, वो खामोशी से उठा और अपना ग्लास निकालकर गुस्से से ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गया। यही बदल लीजिए। अनायास ही तन्वी के होठों से निकल गया। वो रुक गया था। मैं अंधा हूँ, आप नहीं। वो सख्त लहजे में बोलता हुआ ड्रेसिंग रूम का दरवाजा जोर से बंद करके उसे डरा दिया। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये देख सकते हैं? अचानक से तन्वी के दिमाग की बत्ती जली। उसे एक पल को यही लगा कि विराज उसे देख रहा है, तो ना चाहते हुए भी वो घबरा गई, जबकि असलियत में तो वह मन से राजी थी। वह गुस्से से बाहर आता हुआ उसे नजरअंदाज करके सीधा बिस्तर की ओर बढ़ गया। वो वही खड़ी उसे देखती रह गई। कुछ तो अधूरा है, लेकिन क्या?
वो धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। दराज में पड़ा उसका मोबाइल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि एकदम विराज ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे कहर भरी नजरों से घूरा। अपनी जगह पर जाकर चुपचाप सो जाओ, वरना मेरे अंदर का शैतान जागा तो रात भर तुम्हारी सिसकियां ही गूंजेंगी और फिर हर रात नींद के लिए तरसोगी। एक एक शब्द पर जोर देकर कहता हुआ वो उसे बिना पलके झपकाए देखता रहा और उसे बुरी तरह डरा दिया। विराज, प्लीज तन्वी सो जाओ। वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर लेट गया कि उसी पल तन्वी ने लाइट्स ऑन कर दी। वो होश खींचकर रह गया था। अपनी सख्त नजरें उस पर टिकाई। रोशनी में उसके शरीर की खूबसूरती को देखता वह फिर से अपने दिल में जज्बातों को उमड़ता महसूस कर रहा था। क्या चाहती हो? उसे खामोशी से खुद को देखता हुआ वो उठ बैठा। आप देख सकते हैं, वह रुंध हुई आवाज में बोली। इस एक पल विराज के तने हुए दिमाग के तार ढीले पड़ गए। इस बात की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया। वह तो बार बार उसके हुस्न की खूबसूरती में उलझ रहा था। गहरी सांस भरते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दोनों ही इस वक्त काले कपड़ों में थे। विराज काले पजामे और स्लीवलेस जैकेट में था, जबकि वह काली नाइटी में तन्वी की आंखें उसकी गहरी हरी आंखों में उलझ गई थी। अगले ही पल उसने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके कान के पास झुका। तुम बहुत अच्छे से जानती हो बीवी। साथ ही उसने उसके कान की लौ को काटा। उसके जवाब से तन्वी के रोंगटे खड़े हो गए। एक हफ्ते पहले की बात याद आई जब वह यही समझी थी कि विराज घर पर नहीं है और कमरे के अंदर ही कपड़े बदल रही थी। अचानक विराज बाथरूम का दरवाजा खोलता हुआ कमरे में चला आया। तब वो बुरी तरह परेशान हुई थी। वह कमरे में था और उसे पता ही नहीं था। उस पल एक लम्हे के लिए विराज रुका, लेकिन अगले ही पल वह वहाँ से ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गया। तब तन्वी के होश गुम हो गए थे। खुद को देखती हुई बुरी तरह कांपने लगी थी, पर फिर ये सोच रही थी कि विराज तो देख ही नहीं सकता। उसे हौसला मिला, पर आज वो जिस तरह सब राजों से पर्दा उठा रहा था, उस राज ने तन्वी की जुबान को गुम कर दिया था। उसकी कमर में हाथ डालकर उसे जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाया। वह जैसे कांच की गुड़िया बनी उसके सीने में समाई हुई एकटक उसकी आंखों को देखे जा रही थी। विराज ने उसके चेहरे पर फूंक मारी तो वह कांपती हुई उसे बाजुओं से थाम गई। अनायास ही उसकी नजर विराज की छाती पर जा ठहरी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सेंसी दौड़ गई। छोड़ो मुझे, आपने मुझे धोखा दिया। वह दुखी होती हुई उसके सीने पर मुक्के मार रही थी। उसके नाजुक हाथों की मार विराज को फूलों की तरह महसूस हो रही थी। वह मुस्कुरा रहा था और उसका मुस्कुराना ही तन्वी को सख्त गुस्सा दिला रहा था। किस बात का गुस्सा है बीवी? क्या मैं देख सकता हूँ? ये मैं तुम्हें सिर से पांव तक देख चुका हूँ। वह बेझिझक बोलता हुआ उसे और परेशान कर रहा था और वहाँ से होते हुए वो उसके बाल नोचने लगी। अरे क्या कर रही हो? मेरे बाल तो छोड़ो। वह एकदम घबराया, इससे पहले कि वह उसकी आंखें नोचने लगे। विराज ने उसकी दोनों कलाइयाँ अपने हाथ से थामकर पीछे कमर पर लगा दी। अरे कुछ कहने का मौका तो दो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना आपसे। आपने झूठ क्यों बोला? क्या आप देख नहीं सकते? तन्वी इसकी एक वजह है। इस बार वो गंभीर हुआ तो वो उसे देखती रह गई। बदला लेना था अपने माँ बाप की मौत का, जो कोई गैर नहीं अपने ही थे। और फिर वह उसे सारी सच्चाई बताता चला गया। उसके दोनों चाचाओं ने संपत्ति की खातिर अपने भाई के साथ बुरा व्यवहार किया था और एक दिन दावत के बहाने अपने घर बुलाया। वहाँ पापा से जायदाद के कागजात पर दस्तखत करने को कहा, पर पापा ने मना कर दिया और वहाँ से निकले। उन्होंने गाड़ी पर हमला करवा दिया। गाड़ी के टायर पर गोलियां चलाई गई। गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पापा बहुत संभालने के बाद भी गाड़ी को संभाल नहीं सके। चाचा ने मुझे पीछे से एक तरफ खींचना चाहा, लेकिन इतनी ही देर में गाड़ी सीधे एक पैर से टकरा गई। जब दुर्घटना हुई तब मैंने वह मंजर अपनी आंखों से देखा और पलक तक नहीं झपकी। यही मेरी गलती थी। उस वक्त मैं सिर्फ 12 साल का था
और कांच सारा मेरी आंखों में चुभ गया था। और उस वक्त मुझे किसी ने गाड़ी से उठाकर बाहर फेंका। मैंने बेहोश होने से पहले अपने चाचा की आवाज सुनी। वह आज भी मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही है। मार दो इन दोनों को। विराज की आंखें आंसुओं से भरी थी और तन्वी भी नम आंखों से उसे देख रही थी। विराज अपनी जगह से खड़ा हुआ तो मामा जी ने मुझे सबसे छिपा दिया। उन्होंने मेरा इलाज करवाया। तब मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, लेकिन ये कुछ समय के लिए था। पर मामा जी ने सब जगह ये बात फैला दी कि विराज अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है, ताकि मैं चाचा जैसे भेड़ियों से सुरक्षित रह सकूं। फिर मैंने अंधेपन का नाटक शुरू कर दिया और खुद को अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए तैयार किया। बहुत मुश्किल पल था वो मेरे लिए, जब इन्हीं हाथों से अपने छोटे चाचा को नरक भेजा। वह अपने दोनों हाथों को देखता हुआ गुस्से से बोला, अब आपने हत्या कर दी। वो घबराकर अपनी जगह से उठी। वह इसी लायक थे। मेरे मम्मी और पापा की मौत का बदला उनके खून से ही पूरा हो सकता था। वह बहुत ही गुस्से में बोला, फिर भी हत्या तो हत्या है ना विराज। अब किसी से यूं बदला नहीं ले सकते कि अपने हाथ खून से रंग दे। उसके पास आती हुई धीरे से बोली, पर मैं उसे मार चुका हूँ और अब सिर्फ सांस रोकना बाकी है। वह गुर्राते हुए बोला। उसके दिमाग की नसें फटने के करीब थी। वह सिर्फ कातिल कह रही थी, जबकि उसके माँ बाप की हत्या करके वो दुष्ट आजादी की जिंदगी जी रहा था। अब जब बदला लेने का समय था तो क्या वह उसे छोड़ देता? पिछले 2 साल से वह अपने चाचा को तहखाने में कैद किए हुए था। हर तरह का दर्द उसे दे रहा था, लेकिन मौत नहीं दे रहा था। और अब उसके बड़े चाचा वह भी तहखाने में बंद थे। दोनों भाइयों ने 16 साल पहले जो खून का खेल खेला था, विराज सूद समेत वापस लौटा रहा था। तन्वी ने एकदम उसके हाथ पकड़ लिए, क्योंकि गुस्से से उसकी सांसें फूलने लगी थी और उसकी हरी नसें उभरकर एक अजीब सा डर तन्वी को दे रही थी। तन्वी, जाओ यहाँ से, मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। कहीं तुम्हें कुछ करना दूं। वह गहरी सांसें भरता अपनी आंखें मूंदता बोला। उसी पल वह अपने पैरों पर ऊपर उठती उसके होठों पर अपने कांपते होठ रख गई। इस एक पल को विराज को लगा कि आग पर पानी पड़ गया हो। वह कुछ भी नहीं हिला डुला रही थी, लेकिन अपने होठों को भी नहीं हटा रही थी। एक ठंडी फुहार की तरह वह उस पर बरसने लगी। अगले ही पल वह उसके होठों पर दबाव बढ़ाने लगी। विराज के दिल की धड़कन तेज हो गई। अनायास ही उसके हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपट गए थे। उसके नाजुक होठों को उसने तुरंत अपने होठों की सख्त पकड़ में ले लिया कि तन्वी सिसकी भरते हुए पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार विराज की सख्त पकड़ से खुद को छुड़ा ना पाई और अपनी सांसों को उसकी सांसों में घुलता महसूस करने लगी। वह बुरी तरह बहक रहा था। उसके सिर के पीछे हाथ रखे उसकी सांसों को अपनी सांसों से बुरी तरह उलझा गया। तन्वी, मत उलझाओ खुद को मेरे साथ। मैं आग हूँ, तुम सहन नहीं कर पाओगी। अपनी नाक के साथ उसकी नाक रगड़ते हुए आंखें बंद कर वह बोला, अब आप खुद को कंट्रोल कर लीजिए प्लीज, मुझे आपके गुस्से से डर लगता है। उसके सीने से लगकर ठहरे हुए लहजे में बोली, खुद को सौंप दो मुझे। तन्वी, सुकून आ जाएगा मुझे। बरसों से इस आग में जल रहा हूँ। कोई अपना चाहिए जिसके सीने से लगकर अपना दर्द बांट सकूं, अपने दिल की हर बात कर सकूं। वो उसे पल पल पिघलाता जा रहा था और वह पिघलती जा रही थी। अब आप पहले मुस्कुराएं। उसके गुस्से से वो वाकिफ हुई थी, इसलिए उसने ये शर्त रखी। विराज उसे देखे जा रहा था। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, छोटी सी सुंदर सी गुड़िया। उसके पूरे रूप को गहरी नजरों से देखता हुआ वह जरा सा मुस्कुराया। उस पल तन्वी को भी उसकी मुस्कान में एक सुकून मिला। उसने एकदम उसे बिस्तर पर हल्का सा धकेल दिया तो वह सीधा पीछे जा गिरी। उसके खूबसूरत उतार चढ़ाव को निहारता हुआ वह अपनी जैकेट उतार कर दूर फेंक गया। उसकी बेबाक निगाहों को देखते हुए तन्वी घबराहट की हालत में पीछे हटी थी कि एक धीमी मुस्कान के साथ उसके चेहरे के बहुत करीब आ गया।
तन्वी ने घबराते हुए अंदाज में अपनी दोनों हथेलियों से उसकी आंखें ढक दी। क्यों जुल्म कर रही हो जान? जान लेने का इरादा है क्या? उसके चेहरे पर झुकता हुआ अपने हंठ रखता उसे भी अपने साथ खोता चला गया। उसने लाइट धीमी की, उस पर पूरी तरह छा गया और सारे पर्दे गिराता चला गया। तन्वी ने भी दिल की खुशी से अपना सब कुछ अपने जीवन साथी को सौंप दिया। बाहर से सब कुछ ठीक हो गया था। विराज ने तन्वी की बात मानते हुए अपने मामा अशरफ और कबीर को पुलिस के हवाले कर दिया था और सभी पर ये राज खुल गया कि विराज देख सकता है। इस बार तो नैना का जी चाहा कि सब कुछ तोड़ फोड़ दे और वह ऐसा करने का इरादा भी रखती थी। लेकिन ऐसे में वे हनीमून के लिए दुबई जाने का प्लान बना रहे थे, जिसे नैना ने बर्बाद कर दिया। इस वक्त सभी बड़े हॉल जैसे कमरे में मौजूद थे। आंसू थे कि नैना की आंखों से बहते जा रहे थे। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। जो खेल वो खेल चुकी थी, अब कुछ भी कहना सुनना बेकार था। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अचानक से विराज की आवाज ने वहाँ की शांति को तोड़ा। उस पल तन्वी बुरी तरह डगमगा गई। विराज, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कभी हो, लेकिन मेरी बेटी की इज्जत दाव पर लगी है और तुम ही हो जो अब इस दाग को मिटा सकते हो। वो उनके हाथ थाम ना सका। वो कुछ कहने वाला था जब सामने पत्थर बनी तन्वी को देखा। विराज का चेहरा बहुत सख्त हो गया। वह रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी हिरनी जैसी आंखें पलकों समेत कांप रही थी। शादी का बंदोबस्त कर दें, मैं आ जाऊंगा। वो अपनी बात कहता हुआ तन्वी की ओर बढ़ा और उसकी कलाई से पकड़ा। तन्वी ने अपनी कलाई नहीं छुड़ाई, बल्कि उसके साथ खींचती चली गई। ये मेरी बेटी के साथ सख्त नाइंसाफी है। आलोक जी, अगर उसे कुछ भी हुआ तो आप में से किसी को भी माफ नहीं करूंगी। कावेरी जी रोते हुए वहाँ से अंदर चली गई, जबकि नैना के चेहरे पर एक सुकून था। आखिरकार आज वो कामयाब हो गई थी। गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाले वह बहुत खामोशी से ड्राइव कर रहा था, जबकि तन्वी बिल्कुल शांत थी और उसकी लगातार चुपती विराज को अंदर ही अंदर मार रही थी। उसने एक उदास नजर उस पर डाली। तन्वी जो दिल ही दिल में बोल रही थी, आखिरकार वही बोला, मुझे तलाक दे दीजिए। वह बोली भी तो क्या, विराज की रूही खींच ली। गाड़ी का नियंत्रण उसके हाथ से छूटा और वो अनियंत्रित हुई। उसने तुरंत गाड़ी एक तरफ पार्क करके ब्रेक लगा दिया। उसकी सांसें गहरी हुई। तुम चाहती हो विराज खुराना मर जाए? वह सामने की विंड स्क्रीन देखता हुआ बहुत धीमी और सख्त आवाज में बोला, विराज, मैं आपको नहीं बांध सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं मर रही हूँ। यही सब सोच सच कर कि आप और नैना मेरा दम घुट रहा है। या तो मेरी सांसों को गला घोट कर रोक दीजिए या मुझे अलग कर दीजिए। मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी। उसने भी गहरी सांस ली। तो तुम मुझ पर शक कर रही हो? मुझ पर यकीन नहीं है तुम्हें? वह दर्द से बोला, आपने हाँ क्यों कहा? क्यों करेंगे आप उससे शादी? वह झूठी है। पहले दिन से आप उसकी नजर जानते हैं। जानता हूँ सब। अब वक्त आ गया है कि उसकी सारी चालों का जवाब एक ही बार में दे दूं। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। उसने उसके आगे अपनी हथेली फैला दी। आप मुझसे वादा करें कि आप सिर्फ तन्वी के हैं। वह आंसू पोंछते हुए बोली, दिल से सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा। तुम्हें लेकर आया हूँ जब से सिर्फ तुम्हारा। हमेशा की तरह उसे खुद से करीब करता हुआ उसके माथे के साथ माथा जोड़ दिया। बस मुझ पर भरोसा रखो। विराज खुराना की सांसें अपनी तन्वी के होने से चलती है। मेरी जिंदगी में तन्वी सिर्फ तुम हो, मेरी अपनी। अगर अगली बार मुझे छोड़ने की बात की तो खुद को और तुम्हें दोनों को मार दूंगा। वह जुनूनी सा हुआ। तन्वी उसका यही जुनून तो चाहती थी, कुछ हद तक ही सही। वो खुश हो गई। नैना ने बहुत सोच समझकर विराज पर इल्जाम लगाया कि वो उसके कमरे में आया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। उस पर वह विराज को खुद पर गिरा चुकी थी। उसने अपने कपड़े भी फाड़ दिए ताकि झूठ में सच्चाई का रंग भर जाए। विराज समेत सब घर वाले जानते थे कि ये झूठ है, लेकिन नैना ने अपनी इज्जत का जनाजा निकाल दिया था।
मजबूरी में आलोक जी ने विराज के आगे हाथ जोड़े। एक दिल चाहा कि वह अपनी बेटी को जान से मार दें, लेकिन बड़े भाई ने रोक लिया। वह कुछ भी ऐसा नहीं होने दे सकते थे। और फिर 2 दिन बाद शादी के लिए सब जमा हो गए। नैना दुल्हन बनी बैठी थी जब दरवाजा खोलकर तन्वी अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर नैना ने एक तंज भरी मुस्कान उसकी तरफ उछाली और अपना लहंगा संभालती उसकी ओर बढ़ी। आखिरकार तुम्हारा पति मेरा बन रहा है, देखना कैसे उसे सिर्फ अपना बना लूंगी। अपने हुस्न और प्यार के जाल में ऐसा उलझाऊंगी कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा वो। वह तन्वी को चुनौती दे रही थी, जबकि तन्वी जवाब में मुस्कुरा दी। स्टेज मैंने अपने हाथों से सजाई है, उम्मीद कर सकती हूँ कि आप उस स्टेज तक सही सलामत पहुँच जाओ। तन्वी जरा सा झुककर कहती हुई आंखों में एक अजीब सी चमक लिए हुए थी। उसकी बात पर नैना हक्की बक्की रह गई। हैरानी की बात है, अपनी सौतन के लिए स्टेज सजाकर आई हो। भाई बहुत बड़े दिल वाली हो। नैना ने तंज भरे अंदाज में सिर झटका तो तन्वी भी मुस्कुरा दी। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा किसकी स्टेज सजी है। तन्वी के शब्द अभी मुंह में ही थे कि आलोक जी अंदर दाखिल हुए। नैना ने तुरंत घूम घटोड़ा। चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। थोड़ी देर में शादी की रस्में पूरी हुई और घर आए मेहमानों को खाना परोसा जाने लगा। नैना ने कमरे के अंदर बहुत शोर मचाया, क्योंकि उसे पता चला कि उसकी शादी विराज से नहीं बल्कि किसी और से हुई है, जिस पर कावेरी ने उसे एक थप्पड़ भी मारा। तन्वी को अपनी शादी वाला दिन याद आया। वह नम आंखों से दूर खड़ी अपना समय सोचती हुई मुस्कुराई। क्या हुआ? अकेले अकेले मेरी बीवी मुस्कुरा रही है, वह जो सबसे अलग खड़ी थी। अचानक अपने पीछे विराज की मौजूदगी महसूस करके चौंक गई और उसे मुस्कुरा कर देखा। कुछ नहीं, बस यूँ लग रहा है जैसे शादी वाले दिन थप्पड़ खाना हमारा खानदानी तरीका